आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बजट आ गया है, तो बजट डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने फ़ोन में और भाई कॉपी में नोट्स खूब सारे बना रखे हैं वैसे तो। ठीक है, तो मैं देख ही रहा था, सुन रहा था स्पीच। मेमो भी अपलोड हो गया है। चलिए, कैसा है बजट? पहली बात तो भाई आप ऐसे समझ लो ना कि मार्केट गिर गया है। तो मार्केट जो सेंसेक्स है 1800 पॉइंट गिरा, फिर अभी 1000 पॉइंट ऊपर है, तो 6 रिकवर किया, बट 600 पॉइंट अभी भी नीचे। तो आप ये अभी तो देखिए, मैं ये लेक्चर कितने बजे कर रहा हूँ? अभी टाइम हुआ है ये 12:30 बजे, ठीक है, पौने 1 बजे है। हाँ, तो अभी मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ। अब क्या है कि यार देखो, कैसा है बजट? मेरे हिसाब से मैं इसको एवरेज बोलूँगा या बिलो एवरेज भी बोल सकता हूँ। ठीक ठाक है बजट। 10 में से 6 मैं दूंगा। टैक्स के लिए इनफैक्ट कुछ टैक्स बढ़ गए हैं। इनकम टैक्स के लिए कोई रियायत नहीं, ऐसा लग रहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन। हो सकता है सैलरीड क्लास अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, लेकिन चलिए हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है, कि आखिरकार क्या है, और पॉइंट वाइज ही डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भाई खजाना खोल दिया है यहाँ पे सरकार ने, क्योंकि डॉलर में पेमेंट होती है ना, फॉरेक्स आता है वहां से, इनवर्ट रेमिटेंस, तो डॉलर में पेमेंट होती है, तो इसलिए लैब बनाई जा रही है। अच्छी बात है मेरे ख्याल में। और भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी जो कि सरकार ने नहीं की, तो जो है सो है। तो फिलहाल तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हम एआई, मतलब समझिए कि सरकार ने भी काफ़ी कुछ एआई के लिए किया है। फार्मर्स, किसानों को एआई टूल्स देंगे, तो हम आपको एआई टूल्स दे रहे हैं। आज शाम को क्लास होगी रात 8 बजे, ये पब्लिक क्लास नहीं है। और आज तक आपको एक फ्री ई बुक भी मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो देखिए, ये सब है एग्जीक्यूटिव समरी, यही है कि आप पॉलिसी है 1 जनवरी 2026 से, ठीक है, इंटेंट है, वर्डिक्ट है। ये नोटबुक ससुर पता नहीं कहाँ आ रहा है, मुझे लगता है ये मैंने वैसे इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अच्छा ठीक है, हाँ वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैंने एक जो स्लाइड है ना वो उस पर चढ़ाई थी, समझ गए। तो भारत की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, विकसित भारत 2047 तक। देखो यार, मेरा ये व्यू रहता है कि विकसित भारत हम 10-15 साल में भी हो सकते हैं और 100 साल में भी नहीं हो सकते हैं। जिस ट्रेजेक्टरी से हम जा रहे हैं 2047 तक, बहुत मुश्किल है हमारा विकसित भारत होना। ये बात मान के चलिए। हाँ, हम काफ़ी हद तक क्लोज हो भी सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, क्या होता है। लेकिन यहां विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, ठीक है। यहां पे देखिए, मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने कौन सी साड़ी पहनी, क्या है, वो सब डेटा आपको पता ही है, फैक्ट्स आपको पता है। स्टैटिक फैक्ट्स पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं, सीधा बजट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इससे पहले काफ़ी बताया भी है स्टैटिक पॉइंट्स, वो आप प्रीवियस लेक्चर्स उठा के देख लीजिए मेरे। रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, मतलब कि बातें कम रिफॉर्म ज़्यादा। मुझे तो ऐसा जिसमें कोई रिफॉर्म दिखा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। कह रही है सरकार कि हमने रिफॉर्म एक्सप्रेस निकाली है, बट रिफॉर्म होता क्या है? आप समझ रहे हैं रिफॉर्म क्या होता है? आप हो ना, एकदम लाइफ बेकार है, और अगले दिन ही आपने अपने आप को ऐसा रिफॉर्म किया कि लाइफ कमाल हो गई, लाइफ हो गई जिंगा लाला, ठीक है। डायबिटीज है किसी को, तो उसने अपनी डायबिटीज ही रिवर्स कर ली। तो भाई यही हमारे देश का भी है कि रिफॉर्मेशन जो है, मैं मानता हूं कि इस बजट में काफी कुछ अच्छा है, बट ऐसा रातों रात रिफॉर्म हो जाएगा, हाईली अनलाइकली। कुछ चीजें बहुत बढ़िया भी हैं। सरकार ने इस बजट में ना इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। मोटा मोटा अगर बात करते हैं कि तुमको एंटरप्रेन्योर बना देंगे, पैसे चाहिए तुमको दे देंगे, प्रॉब्लम है तो लो कॉर्पोरेट मित्र ले लो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, टैक्स में घंटा कुछ नहीं हम देंगे टैक्स नहीं है ना, ये लीजिए आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। तो वही है, ये है सरकार का। बट इन्वेस्टमेंट में फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस होना चाहिए, क्योंकि भारत की जीडीपी 18% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट उतना है नहीं। और ये जो एसटीटी के ऊपर टैक्स लगाया ना 0.05% जो किया है, 0.02 से बढ़ा के मार्केट धड़ाम से नीचे गया है, क्योंकि सरकार फ्यूचर एंड ऑप्शन, सट्टेबाजी को बंद करना चाहते हैं। सिंपल मैं बताऊंगा, मैं सट्टेबाजी बंद करना चाहती है, ठीक है। कासा, भाई देखो बैंक को ना अपने डिपॉजिट, एनडीटीएल और कासा ये सब मेंटेन करना होता है, तो बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे लोग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसमें भी टैक्स लगा दिया है। तो ये चीज़ें, तो टैक्स बढ़ा है वहाँ पे, इसीलिए मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। भाई देखो जाहिर सी बात है। अच्छा, कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, अच्छा लोगों को लगता है कि सस्ता सरकार, अबे सस्ता मतलब ये है कि सरकार उस पर टैक्स घटा रही है बस,
ठीक है ना, जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो हटा रही है। तो रिफॉर्म ओवर रेटोरिक और उसके बाद पीपल ओवर पॉपुलिज्म, देखिए बढ़िया है पीपल ओवर पॉपुलिज्म, वाह क्या बात है कि नहीं 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 लोगों के ऊपर हम रखेंगे, सबसे ऊपर हमारे लोग हैं, है ना, अंत्योदया, फिर एक्शन पे हम काम करेंगे, बाकी बातें बाद में। एम यही है कि एस्पिरेशन को, जो मैं चाह रहा हूं उसको अचीवमेंट में कन्वर्ट किया जाए, कि हम सक्सेसफुल हो जाए। पोटेंशियल मतलब हाँ मेरे अंदर है माउंट एवरेस्ट चढ़ने की काबिलियत, लेकिन भैया मैं लखनऊ में ही खुश हूं, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा ना, किसने मना किया है? तो पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, बहुत सिंपल एग्जांपल। स्टेबिलिटी, एम ये है, स्टेबिलिटी ऊपर जाने का एम है इसे कुछ और मत समझ लीजिएगा। स्टेबिलिटी है, स्टेबल, जितनी ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी, अभी पूरी दुनिया की बैंड बजी हुई है। फाइनेंशियल फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल पॉलिसी सरकार बना रही है, तो इसमें फिस्कली भाई आपको देखने को मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। सस्टेन्ड ग्रोथ है कि भाई ग्रोथ ऐसी हो कि बनी रहे, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 महीने आपने मेहनत करके फिर तीसरे महीने 2 महीने आपने मस्त अपने घर का खाया, एकदम हेल्दी खाया, तीसरे महीने जंक फूड खा लिया, ई ना चलबे। मॉडरेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भाई देखो वेल इन द रीच है, ऐसा नहीं है, 4% से थोड़ा बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ± 2 होना चाहिए, बट वो आरबीआई डिसाइड करती है, आरबीआई देखती है अपनी पॉलिसी और रेट्स बढ़ा के। ये मैंने अभी कल एक बहुत बढ़िया लेक्चर लिया था, आई होप आपने उसको देखा होगा, जब मैंने बोला था कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस क्यों घट रहे हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद हाई ग्रोथ 7%, वैसे तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.3% जीडीपी का रखा गया है, जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना ही अच्छा है। ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में 7.4% दिखा रहे थे, अभी भी 6.8 से 7.2% के बीच में, मतलब आपको 7% हाई ग्रोथ रेट लेके चलना पड़ेगा। अब इसके लिए यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं, न्यूक्लियर में भाई कस्टम ड्यूटी जो एग्जेम्प्ट कर दी है, इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे रियायत बिल्कुल मिली है। फिर उसके बाद यहाँ फिस्कल प्रूडेंस हो गया, मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो गया कि पैसा सही होना चाहिए। फिस्कल मतलब भैया जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो बढ़िया बेहतरीन होनी चाहिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात हुई है। सिटीजन बेनिफिट, ओ हो भैया बड़ी सी स्कीम की भाई सीधा सीधा लोगों को बेनिफिट करेगी। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि अच्छी बात है। कैपेक्स भी बढ़ाया है यहाँ पे सरकार ने, तो स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट, देखिए कैपेक्स मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं इसको एक बहुत इजी से एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और आपके घर में 10 लोग हैं। अब आप उन 10 लोगों को 50,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी 50,000 जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप एसेट में डाल रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। तो जिन लोगों को आप पैसा दे रहे हो वो आपको अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे कोई रिटर्न नहीं आना है ना। और जो एसेट पे आप डाल रहे हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूं, आप सरकार है अगर, तो रेवेन्यू हमारी सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इन सबसे रिटर्न आना नहीं है, बट ये जरूरी है, तभी तो वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो रिटर्न आ ही रहा है, घर तो चल ही रहा है आपका, है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वही एसेट वाला हिसाब किताब। तो इस पे रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, देखो इस पे मेन फोकस अगर मैं किसी का बोलूँ ना, सरकार ने किस पे किया है, एक तो इन्वेस्टमेंट में किया है, और मुझे लगता है कि सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज्यादा फोकस है। क्या है ना कि चाइना, अमेरिका ने दिखा दिया है भारत को कि तुम्हारी औकात वो है, ये बात सच है। अमेरिका ने टैरिफ लगा के, क्योंकि हमारे पास लेवरेज नहीं है, हम क्या बनाते हैं, तो इस बार सरकार ने नो डाउट कोशिश की है कि भाई हम बनाएंगे, अपना बनाएंगे, है ना। क्रिटिकल मिनरल्स में डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दिए हैं। अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखो इलेक्शन है, बिल्कुल इलेक्शन है इस साल, तो जाहिर सी बात है उन राज्यों को, अब कोकोनट है, केरल, तमिलनाडु, इस साल केरल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, आसाम में इलेक्शन है, पुडुचेरी में इलेक्शन है, बंगाल में तो अगले ही महीने है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने उन राज्यों को भी टारगेट किया है, नो डाउट। अब देखिए ऑपोजिशन क्या कर रहा है उसको मत देखिए आप, ऑपोजिशन और ये जो पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहेंगे। विपक्ष हमेशा जितना भी अच्छा बजट निकालता हो वो उसको गरियाएगा, क्योंकि उसको अपनी सरकार बनानी है। हम लॉजिकल देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी कि वी एक्चुअली आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, दैट इज द रियलिटी। बिकॉज अभी व्हाट इज हैपनिंग कि चाइना कंट्रोल्स दी क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट, एवरीथिंग इज अंडर चाइना कंट्रोल, है कि नहीं। भारत के पास कुछ नहीं है। तो भारत ने बोला है कि बहुत हुआ सम्मान, अब भैया अपने यहां पे भी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, या जिनसे दुनिया चल रही है, या अमेरिका जो बार बार हमको आंख दिखाता है टैरिफ को लेकर, चलो अब हम इसको भी वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करते हैं। तो ये बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो लंबा लेक्चर होगा भाई, है ना, पूरा समझना है ना बजट अच्छे से। ये देख लो, युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। सरकार का संकल्प है पुअर, अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांटेज, दिव्यांग कौशल योजना है।
फर्स्ट इसमें देखिए तीन चीजें, फर्स्ट कर्तव्य है आपका सस्टेन, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड कर्तव्य है एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। थर्ड कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। तो अब जाहिर सी बात है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रहेगी? प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस से। जाहिर सी बात है कि आप लगातार प्रोडक्टिव रहिए, है ना, कॉम्पिटिटिव रहिए, तो आप ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, अब देखिए बिल्डिंग रेजिलियंस का मतलब ये है कि कल को जैसे अमेरिका अगर आपके ऊपर टैरिफ लगाते तो आपको कोई फर्क ना पड़े। आप ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ है कि दुनिया अनसर्टेन है लेकिन आप दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। ये वही बात हो गई कि आपको कोई जितना भी गरिया रहा है, मस्त हम चले मस्ती में, ठीक है, तो वही बता रहे हैं आग लगे बस्ती में। तो उसके बाद सेकंड कर्तव्य ये है कि लोगों की मतलब एस्पिरेशन जो हमारे उनको बिल्ड करो। लोगों की एस्पिरेशन है, अब लोगों की एस्पिरेशन मोमोज खाने से ज्यादा तो मुझे लगता है नहीं है यहाँ पे। तो लोगों की कैपेसिटी बढ़ाओ और स्ट्रांग पार्टनर्स, ठीक है, ताकि हम पाथ थ्रू प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं। सबका साथ सबका विकास, तो भाई हर फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर उनको रिसोर्सेज मिले। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये देख सकते हैं कि रॉबस्ट और रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर बना रहे। मोमेंटम जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से ही आएगा, ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो भारत ने मतलब ये रिफॉर्म एक्सप्रेस बोला है कि ये हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस है, हम रिफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे तो बजट में सच कोई रिफॉर्म दिखा नहीं, ठीक है, चीजें बेहतर की हुई है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, इस पे इन्होंने काम किया है। बिल्कुल सरकार ने इस पे कुछ चीजें जैसे कॉर्पोरेट मित्र हो गया, ये शी स्कीम हो गई, तो उस पे जो है जाहिर सी बात है कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, जो कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। 350 रिफॉर्म्स जो हैं दे हैव बीन रोल्ड आउट। देखिए अभी मैंने ये अभी से मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट से, अभी पूरा जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी, भाई जीएसटी को देखो, जीएसटी का रिफॉर्म आ गया था पिछले साल, तो अब आप भूल जाइए। इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं, क्योंकि वो पिछले साल दे दी थी, उससे बेहतरीन रियायत आप एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है, वो हो गया जो हो गया। इस बार सरकार कुछ नहीं देने वाली। हम सब देखे थे ना क्या है इनकम टैक्स में क्या घटाया, यही हुआ है। तो यहाँ पे जीएसटी में भी कुछ नहीं हुआ है। लेबर कोड्स की बात करें तो ठीक है, नोटिफिकेशन, भैया हमारे लेबर कोड्स बड़े दिक्कत वाले हैं। हर सरकार के अलग, मतलब हर राज्य के अलग लेबर कोड्स है। अभी तो कंसोलिडेशन का काम चल रहा है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। फिर इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, हाई लेवल कमिटीज, इसको बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है ऑन डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन वेरी गुड, अच्छा शब्द है बताऊंगा मैं। अब देख लीजिए ये पिलर्स बताए हैं सस्टेनेबल, ये भैया मैं इसको समझा चुका हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें समझने में। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फिस्कल मैटर्स, ठीक है। मुझे इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको बता देता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, लोगों का भला करो। आचार्य चाणक्य बोलते थे कि राजा का हित जनता के हित में है, जितना ज्यादा लोगों का भला करोगे लोग आपका भला करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पैसा भी तो होना चाहिए ना, फिस्कल मैटर्स, ठीक है। पैसा कहां से आएगा? ईज ऑन डूइंग बिजनेस, तो थर्ड पे ही आ जाता है। बाकी ये दोनों तो होते ही रहेंगे, है ना, इन तीनों पे आप काम कर लीजिए, वो ऊपर वाले अपने आप आ जाएंगे पीछे चलते चलते। अब आ जाओ बेटा, अब हम आते हैं रियल बजट पे। तो भैया क्या क्या है बजट में? अभी तो हमने बातें कर ली। तो सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज एंड फ्रंटियर सेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इनका सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन आया है, जिसमें ये अच्छा खासा पैसा डालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने नोट्स भी बनाए हैं, तो मैं और इसको मतलब एक तरीके से कि कितना इसमें पैसा पड़ेगा तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो इसमें, हाँ ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। देखिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित है। चाइना क्यों कह रहा है कि शज़गाम हमको दे दो, पीओके हमको दे दो, ग्रीनलैंड हमको दे दो? अमेरिका क्यों कह रहा है? क्योंकि उससे मिलेगा आपको प्योर वाटर, सही पानी, साफ पानी, उससे बनती हैं सेमीकंडक्टर्स, चिप्स। आप समझ रहे हो? और भारत इसमें काफी पीछे है। हम सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स प्रोवाइड कर, मैंने क्या बताया, हम सर्विस में बहुत अच्छे हैं लेकिन हम ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो सर्विस में अच्छा होना कोई अच्छी बात है, इट इज वेरी वेरी गुड, बट दूसरों के लिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, समझ रहे, ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए भारत ने बोला कि भाई ये सेमीकंडक्टर मिशन ISM ये 2.01 बढ़िया रहा, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। तो अब हम इसको जो है वो बताते हैं। और फिर इसके बाद 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स निकाली गई हैं, ठीक है ना, अच्छा है। फिर हाई टेक टूल रूम्स ये बनाए जाएंगे। बायो फार्मा शक्ति,
ये बनाया जाएगा, अच्छी बात है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ये जितनी भी आपको चीजें दिख रही है ना, ये दो ही चीज इशारा करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा मतलब एक तरीके से इनोवेशन, ठीक है। तो तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस यहां पे किया जा रहा है। बेसिकली वही है कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको पुश दिया जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम, 3 केमिकल पार्क्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इन्होंने बताया है, और बताया है कि हम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और एक और स्टेट थी, तो उसका हम एक वहां पे एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें सिर्फ यही हम क्रिटिकल मिनरल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा है, इलेक्शंस को छोड़ दीजिए, बट ये अच्छा पुश है। हाँ, उड़ीसा, तो ये चीज़ है। तो 3 डेडिकेटेड, अच्छा इसकी हम बात कर चुके हैं। फिर अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इंडस्ट्रियल लेगेसी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, और हाई वैल्यू इन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जो है, तो इससे आपको सस्टेनिंग ग्रोथ मिलेगी एक तरीके से। ये सब कुछ यहां पे जाके रुकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल सही है कि अगर आज टेक्नोलॉजी पे दुनिया चल रही है, उसके लिए आपको सेमीकंडक्टर चाहिए। फार्मास्यूटिकल में हम सबसे आगे हैं, तो आपने बायोफार्मा शक्ति निकाल दी, इसमें आपको इंसेंटिव मिलेंगे, पैसा मिलेगा, कस्टम ड्यूटी, 17 कैंसर दवाइयां फ्री हो गई हैं, लिटरली फ्री होगी, मतलब उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो हटा दी गई है। फिर उसके बाद हाई टेक, अगेन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग में काफी ज्यादा, अभी हम आगे बात करेंगे, तो शिप बिल्डिंग जो है ना, एरोनॉटिकल में, शिप बिल्डिंग में, इसमें काफी रियायत दी गई है, यानी कि जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस जो है वो किया गया है। फिर ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट रिसर्च एंड माइनिंग प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सुपर इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको बाकी करने की जरूरत है, लेकिन ये नंबर 1 पे रहेगा। नंबर 2 पे आपका सेमीकंडक्टर रहेगा। तो ये एक तो बजट में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका टैक्स रिफॉर्म। देखो भैया, ये सब सस्ता हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। तो भाई इसमें टैक्स एंड कस्टम्स रिफॉर्म में कि भाई 5 साल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दिया है नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स को, अगर आप कैपिटल गुड्स सप्लाई करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई देखो, मैंने अगर किसी को कोई सामान दिया, या मैं अगर किसी को कोई सामान दे रहा हूं, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे टैक्स नहीं देना 5 साल तक। तो वही कि 5 साल तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है टू नॉन रेसिडेंट सप्लाइंग कैपिटल गुड्स। तो जो भी कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहा है, जो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना भाई, वो उसको टैक्स नहीं देना है। उसके बाद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ की इंपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्टर्स, जिसमें सी फूड, फुटवेयर, टेक्सटाइल, जूते सस्ते हो गए भाई, जूते सस्ते हो गए, कपड़े सस्ते हो गए, ठीक है, तो पहन लो, स्केचर खरीद लो भी जाके। तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है कि उसमें पैसा नहीं लगेगा, जो बाहर से आ रहे हैं सब महंगे महंगे जूते, दिक्कत की बात नहीं है। फिर कस्टम ड्यूटी, एयरक्राफ्ट, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव, ये सस्ते हो गए, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ये सस्ते हो गए, इसमें पैसा नहीं लगने वाला है। फिर उसके बाद इंपोर्टर्स को बहुत जल्दी क्लियरेंस मिलेगा, अच्छी बात है, देखते हैं कितनी जल्दी मिलता है। एक्सपोर्ट कार्गो क्लियरेंस आपको सीधा फैक्ट्री से मिल जाएंगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हर अलग डिपार्टमेंट है, 50, वही सरकार एक चीज बहुत अच्छी कर रही है ना, कि सरकार सबको एक ला रही है, ठीक है, एक में कर रही, कंसोलिडेट कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अलग अलग जितने अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग क्लियरेंस लेना पड़ेगा ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो यहां सीधा ही फैक्ट्री से आपको मिल जाएगा कार्गो को, और निकाल लो भैया शिप तुमको जहां पे ले जाना है। उसके बाद वन टाइम कंसेशनल सेल फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सीधा डोमेस्टिक मार्केट पे जाते हो, ठीक है, तो आपको एक टाइम कंसेशन मिलेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं, यानी कि सीधा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो देशों में होते हैं ना, डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट उतार दो, ठीक है। तो ये इन जनरल जो है, ये सारी बातें जो हैं वो बोली गई हैं, ठीक है। आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बट जो मैंने बताया है वही बोला, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने पास लिख लिया है। उसके बाद आ जाओ भैया, ये देखिए एमएसएमई हमारे चैंपियंस, ठीक है, तो इट हैज टू ग्रो एज चैंपियंस, हमारे माइक्रोसॉफ्ट एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड है, इसको भाई बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, आप इक्विटी सपोर्ट दे रहे हो, पर इसको बढ़ाओ। और मुझे लगता है देखिए, पैसे फेंकने से कुछ नहीं होगा। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप किसी को पैसे देते रहो, या तो आप उसको स्किल सिखा दो। अकॉर्डिंग टू मी स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। क्यों? एक भिखारी है, आप उसको देते रहो पैसे, उसको आदत पड़ जाती है, जो शेर पिंजरे में बंद है उसको फ्री के खाने की आदत है, अगर आप उसको जंगल में ले जाओगे ना, वो शिकार नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। आप समझ रहे हो? तो वही कहने का मतलब ये है, ये आपने अच्छा किया है, और कॉर्पोरेट मित्र निकाले, ये भी बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है ये। बट
एमएसएमईज के लिए भी इस तरीके की चीज़ें लाइए। यहाँ पे एमएसएमईज को कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, 20,000 रुपये आ गए, आपको पता ही नहीं उसका क्या करना है। तो वही बात है ना कि पता होना चाहिए भाई क्या करना है, कैसे एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी बनाना है, अपने प्रोडक्ट मार्केट में ले जाने। अगर वो एक्सपर्टीज सरकार दे देना, उस तरीके की सरकार स्कीम निकाले तो कमाल होगा। ये चीज़ है। टीआरईडीएस, ठीक है, इस पर भी हम आते हैं, टीआरईडीएस पे हम आते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ी देर में बस ये समझा लो फिर बताता हूँ। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ये आप 2,000 करोड़ इसमें डाले हैं, अच्छी बात है। प्रोफेशनल सपोर्ट, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। सरकार जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो मैं बता रहा था ना, इसमें किया है हुआ है टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में, मेरे ख्याल में टीयर 1 में भी करना चाहिए। कॉर्पोरेट मित्र, अब ये गांव में या छोटे छोटे कस्बे हैं ना, वहां पे कॉर्पोरेट मित्र होंगे। अगर आपका एमएसएमई है तो वो आपको जाएंगे, बताएंगे बिजनेस कैसे करना है, जीएसटी कंप्लायंस, इनकम टैक्स। लोगों को ये नहीं पता होता। भाई मेरा दोस्त है, उसने बिजनेस शुरू किया, वो लेता गया पैसे, लेता गया, उसको पता ही नहीं इसको जीएसटी देना है 20 लाख से ऊपर। तो मैंने समझाया भैया कहाँ किधर, सरकार को पे करो जीएसटी, वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। उसके बाद ये है, ठीक है, रिमूवल ऑफ दी टैक्स प्रपोजल। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, बाकी हाँ, टीआरईडीएस है, ये मैंडेट टीआरईडीएस बेसिकली क्या होता है, ये ट्रेड सेटलमेंट होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सेटलमेंट, ठीक है। ये करता क्या है ना कि जैसे ये आपके पेमेंट को फास्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने कोई इनवॉइस रेस की, अब बड़ी कंपनीज बिड करेंगी, जो मुझे पहला पैसा दे देगा, काम हो गया। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैंने एक सेब बनाया, अब मैंने उस सेब की इनवॉइस बना दी। वो इनवॉइस यानी कि वो 50 रुपए का सेब है, 50 रुपए नहीं, महंगा हो गया भाई, 10 रुपए का 10 रुपए का सेब है, 10 रुपए की इनवॉइस मैंने बना दी। अब सेब लेने वाले बहुत सारे खरीदार हैं, तो जैसे ही किसी ने सेब खरीदा, तुरंत वो इनवॉइस उसकी होगी, पैसा मेरे पास आ गया। समझ गए आप? तो ये ऐसा होता है क्योंकि देखिए आमतौर पे 2 से 3 महीने तक एमएसएमईज को वेट करना होता है, बट ये टीआरईडीएस के थ्रू ना ये काम बहुत जल्दी होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट यानी कि पैसे का सपोर्ट आपको टीआरईडीएस के थ्रू दिया जाएगा, तो आपको वही डिस्काउंटिंग सेटलमेंट होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, तो इसको एमएसएमई बेसिकली यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सर्विस सेक्टर पुश पे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया सर्विस सेक्टर। चलो ये मुझे अच्छा लगा, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, सरकार इस पे ध्यान दे रही है, और सरकार को वाराणसी पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं अभी हो क्या हूँ, मैं बनारस का ही हूँ एक्चुअली, इसीलिए। तो भैया हाई पावर्ड एजुकेशन कमेटी बनाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट टू इंटरप्राइज तक, बहुत अच्छी बात है। स्टैंडिंग कमेटी, ताकि को ड्राइवर ऑफ विकसित भारत कौन है, स्टैंडिंग कमेटी। अब इसके लिए आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, तो सर्विस सेक्टर इसके लिए है। एलाइट एएचबी, एलाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन में, इस पे अभी मुझे और देखना पड़ेगा कि ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, जाहिर सी बात है कि आपको हेल्थ की, आप मस्त चीज़ है ना हेल्थ, आपका शरीर आपका मंदिर है, हर किसी को विराट कोहली बनना है, बस वैसा डिसिप्लिन तो लाओ। अब वो 10 डिसिप्लिन क्या है वो देखेंगे, तो जाहिर सी बात है हेल्थ बढ़िया है। केयर इकोसिस्टम की बात करें तो ये नेशनल स्किल बेसिकली होता है ये, ठीक है, क्वालिटी फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। जितना ज़्यादा स्किल आप बढ़ाओगे और स्किल के टीचर्स लाओगे, जैसे अब हमने एआई का कोर्स निकाला, वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और एक टीचर आपको पढ़ाएगा, तो अब जितने लोग पढ़ रहे हैं वो ट्रेन होते जाएंगे ना। तो वही है यहाँ पे एनएसक्यूएफ के तहत। एनएसक्यूएफ बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है, 10 लेवल होते हैं, अभी फिलहाल हम इसमें नहीं जाते हैं। उसके बाद मेडिकल टूरिज्म, 5 हब बनाए जाएंगे मेडिकल टूरिज्म। भारत ये देखिए, इसको और एक पुश दिया गया है क्योंकि भारत सरकार ने देखे कि अरे दा मेडिकल टूरिज्म, भारत में हर कोई इलाज करवाने आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे 1 लाख रुपए खर्च आएगा, इसलिए वहां पे हर किसी के पास इंश्योरेंस है। भारत में बहुत सस्ता है, 500 रुपए में मस्त दवाई मिल जाएगी। अमेरिका में जाओगे ना, बोलोगे भैया कॉम्बीफ्लेम दे दो, पैरासीटामोल दे दो, लपड़ मार के भागे यहाँ से, ठीक है। वहां हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास ये बड़ा बिल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म बहुत सस्ता, क्वालिटी डॉक्टर्स भारत में मिलते हैं, और इसीलिए फार्मास्यूटिकल में हम सबसे ज्यादा आगे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए 5 हब खोले जाएंगे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, और ये प्राइवेट सेक्टर के साथ जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद 3 एम्स बनाए जाएंगे आयुष के लिए, वेरी गुड। ऑरेंज इकोनॉमी, एवीजीसी कंटेंट, अब ऑरेंज ऑरेंज इकोनॉमी बढ़िया है, ठीक है, सब समझ रहे भगवा भाई, क्या रंग वंग में क्या रखा है भाई।
ऑरेंज हो चाहे जो इकोनॉमी है, बस अच्छा होना चाहिए। तो इसमें 15,000 भाई कंटेंट क्रिएटर लैब। सबसे मजा तो मुझे ये देख के आया, कंटेंट क्रिएशन को कौन बोल रहा है भाई यूट्यूब बंद हो जाएगा? आओ सामने, कौन बोल, जलते हैं सब, जलते हैं तुम्हारी सक्सेस से। ठीक है, सरकार यहां पे यूट्यूब पे चल रही है, सरकार जो है भैया डॉलर आ रहा है बहुत जल्द। मुझे लगता है अगले 2-3 सालों में ना एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएटिंग डिसिप्लिन हो जाएगा कि कॉलेज में आपको सिखाया जाएगा। तो कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स जो है 500 कॉलेजेस में और 1500 स्कूल्स में, और ये अच्छा 15,000 स्कूल्स में बनाए जाएंगे। डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये बनाया जाएगा। और खेलो इंडिया भी भाई, ये टैलेंट स्पोर्ट, अब इसमें जाहिर सी बात है कोचिंग डेवलपमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें कैसे इंटीग्रेट की जा सकती है वो बताया जाएगा। एजुकेशन में आ जाओ कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप ये बनाई जाएंगी। फिर ये बहुत अच्छा है, पटना, अभी आपने पटना का केस देखा, मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया है कि वो भाई सेक्स हॉस्टल बना दिया था। और यहां पे पप्पू यादव बोल रहे हैं कि पटना में लड़कियों को पढ़ने मत भेजिए। तो यहां सरकार कह रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस पे ध्यान दे दीजिए सरकार, मतलब सरकार इस पे ध्यान दे दे, अपने देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा, एक गर्ल्स हॉस्टल, कम से कम 5 बनाइए। टूरिज्म की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, बहुत बढ़िया। टूरिज्म में तो मजा दिला दी है ना, मजा आया, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, राहुल गांधी भी लाइक। सो टूरिज्म बढ़िया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाएंगे। वाह, कि भैया बाहर से कोई आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी की बड़ी दिक्कत होती है। मैं कभी होटल में गया, मैं रास्ता ढूंढते रह गया कि कहाँ है, होटल नहीं मिला। उसके बाद मैंने बताया भैया मैप तुम्हारा गलत दिखा रहा है, तो हंस रहा है वो, हे। मैंने कहा भाई ऐसे तात अंदर कर। तो हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको दिखाएंगे। ब्रिज है एकेडमिक, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। फिर 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा। गाइड्स लेता कौन है? ये बड़ी गलत बात है, लेना चाहिए गाइड्स, लेकिन पता है लोग पैसा बचाते हैं भारत के, गाइड्स नहीं लेंगे। कई बार ऐसा होता है, गाइड्स लीजिए। अगर आप कहीं ऐतिहासिक जगह घूमने जा रहे हो तो जरूर गाइड लीजिए, ठीक है। तो 10,000 गाइड को ट्रेन किया जाएगा। 20 आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट, अभी कौन से टूरिस्ट स्पॉट है वो देखने पड़ेंगे। जयपुर, राजस्थान तो हो गए, मुझे लगता है ज्यादा तो राजस्थानी होगा। फिर नेशनल डेस्टिनेशन ऑफ डिजिटल नॉलेज, ये बहुत अच्छा है कि ये डिजिटली डॉक्यूमेंट होगा, कि जहां पे भी आपको जाना है आप इस वेबसाइट पे जाइए, या वेबसाइट या ऐप जो भी बनाए इसका, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि प्लानिंग बड़ी दिक्कत होती है, आइटिनरी दिक्कत होती है। सुकून को सब्सक्राइब करो। तो इंडिया जो है पहला ग्लोबल बिग कैट समिट होस्ट करेगा। मुझे जो सबसे बढ़िया लगा पर्सनली इन सब में वो है ये, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स बनाए जाएंगे। टर्टल ट्रेल्स उड़ीसा, कर्नाटक में बनाए जाएंगे। बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे। अब आएगा मजा, ट्रैकिंग है, मुंशियारी जा रहे हैं, अल्मोड़ा जा रहे हैं, है ना, ये अल्लाह उधर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तो अब मजा आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि केदारनाथ में कहने को बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पैदल कोई चल नहीं सकता, क्योंकि जो ट्रेल है वो बहुत ही गड़बड़ है। उधर से तुम चल रहे हो, पीछे से 5 खच्चर आ रहे हैं, बगल में खाई है, ठीक है। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को वाइब्रेंट बनाया जाएगा, अच्छी बात है। बुद्धिस्ट सर्किट नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध हर जगह घूमे थे। अभी मैं सारनाथ होके आया हूं। टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं तो हाँ यार, ये आईटी सर्विस का, मैंने देखो एक चीज समझिए कि ये जो आईटी सर्विस वाला हिसाब किताब है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि आईटी सर्विस अगर आप ऐसे समझोगे तो समझ नहीं आएगा। देखो, इसमें एजुकेशन टूरिज्म हो गया, इसमें क्या है ना कि यहां पे सेफ हार्बर दिया है 15.5% का, 15.5% का सेफ हार्बर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको समझाता हूं, पहले आप खाली पॉइंट्स देख लीजिए। फिर उसके बाद सेफ हार्बर लिमिट 2000 करोड़ की हो गई है। ऑटोमेटेड अप्रूवल प्रोसेस है, टैक्स हॉलीडे है 2047 तक। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन क्लाउड कंपनी यहां पे इंडिया में डेटा सेंटर्स बना रही है तो 2047 तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सल्यूट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कदम है कि यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग को, डेटा को, क्लाउड क्या है, वो बादल नहीं है। एक बोल रहा था ना टीचर भाई, वो बेसिकली सर्वर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं। तो यहां पे उसको प्रमोट किया जा रहा है और आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब आप टैक्स हॉलीडे पर हैं। फास्ट ट्रैक एपीए प्रोसेस है, एडवांस पेमेंट एग्रीमेंट। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि ये बेसिकली सेफ हार्बर का मतलब क्या है। देखिए, पहली बात तो एक सिंगल कैटेगरी है आईटी सर्विस के लिए, यानी कि पहले क्या ना कि आईटी सर्विस बहुत सारी चीजों में स्प्लिट रहती थी, उसकी सब कैटेगरीज होती थी, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता था। अब क्या है कि हर एक आईटी सर्विस, अगेन कंसोलिडेशन, उसको एक में ग्रुप कर दिया है, जिसका फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन 15.5% है। यानी कि पहले मान लीजिए 14% हुआ, पहले कम था, अब 18% तक प्रॉफिट चला गया, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता था। अब ऐसा नहीं है,
सबको क्लब करके, सारी आईटी कंपनी को क्लब करके एक फिक्स्ड मार्जिन रख दिया, प्रॉफिट मार्जिन 15.5%, यानी कि अब प्राइसिंग को लेकर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। सेफ हार्बर की बात करें तो सेफ हार्बर मतलब ये होता है कि अगर कंपनी प्रीसेट रूल को फॉलो करती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक मैंने सिद्धांत अग्निहोत्री ने अगर एक रूल बनाया और आपने उसी रूल को फॉलो किया, ठीक है, तो आप सेफ हो, और ये मैंने प्रोवाइड किया ना, तो मैं हार्बर हूं एक तरीके का। यानी कि आप उस पर्टिकुलर प्रीसेट रूल्स को फॉलो करिए, आप पे कोई आंच नहीं आएगी। तो ये सेफ हार्बर जो है, इसकी लिमिट जो है वो 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक आ गई है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी कंपनी और बहुत छोटी कंपनी भी इसको यूज कर सकती है, और जो रूल्स हैं, अप्रूवल है, वो ऑटोमेटिक होगी, रूल बेस्ड नहीं होगी। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म यहां पे सर्टेनिटी दी गई है, यानी कि कंपनी जो है वो 5 साल के लिए लगातार इस सेफ हार्बर को यूज कर सकते हैं, यानी कि आप यूज करिए लॉन्ग टर्म। इस बार सरकार ने ना डोपामिन रिलीज नहीं दिया, मतलब सरकार इस बार लॉन्ग टर्म के उसमें है, ठीक है। आप मेलाटोनिन लो, लॉन्ग टर्म इस बार इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म रिलीफ है और इनडायरेक्ट रिलीफ है। इन्वेस्ट आज करोगे, फल आज लगाओगे, पौधा कल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सीधा दुकान से गए, फास्ट फूड ले लिया, मजा आ गई, नहीं। इस बार आपको पौधे, इस बार सरकार पौधे लगा रही है, मतलब फल बीज बो रही है, और उसका जो इसका जो रिटर्न है ना, वो हमको 3 4 5 साल बाद ही दिखाई देगा, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट यहां पे आईटी सर्विस के लिए, तो ये इट हैज टू बी कंप्लीटेड 2 साल के अंदर अंदर एपीए को कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत कम होता है ना, तो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी जल्दी फिर करना पड़ता है, तो लंबा समय आप जितना किसी को देंगे उतने ही इसमें कम बैकलॉग होंगे और कम लिटिगेशंस होंगे, ठीक है। क्लाउड डेटा सेंटर मैंने आपको बता ही दिया, और 15% सेफ हार्बर मार्जिन भी इसमें आ गया, यानी कि मेक इन इंडिया डेटा एंड क्लाउड हब इसमें बनाया जाता है। तो लेक्स टैक्स सर्टेनिटी है आईटी सेंटर्स के लिए। कोर्ट केसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, मतलब बहुत ही कम, नोटिसेस ना के बराबर आने वाले हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ठीक है, अच्छा खासा। तो भारत आईटी में बहुत आगे, सबसे आगे आईटी में है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी से हो सकता है कि बहुत सारे बाहर के लोग भी, जो इंडियंस बाहर चले गए हैं, वो भी यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आ जाइए आप ये फाइनेंशियल्स पे, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर पे आ जाइए। तो हाई लेवल कमिटी बैंकिंग और विकसित भारत के लिए बनाई जाएगी। 100 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ पे इंसेंटिव आपको दिया जाएगा, सिंगल इश्यूएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स ऑफ मोर देन 1000 करोड़, ठीक है, यानी कि 1000 करोड़ तक बॉन्ड्स। आपको पता ही है ना कि मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, 110 रुपए आपको एक तय वक्त के बाद मिल जाएंगे। तो जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं उसमें आपको 100 करोड़ तक का सिंगल इश्यूएंस ऑफ मतलब ये इंसेंटिव दिया जाएगा 1000 करोड़ तक पे। और करंट स्कीम जो है दैट इज जो अमृत भारत के अंदर है वो कंटिन्यू होगी। उसके बाद जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, भाई अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग कर दो तो बहुत सबका भला हो जाएगा। बहुत मतलब जो डिस्कॉम्स है ना, अगर मेरे हिसाब से तो भाई पावर सेक्टर में आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आओ, ये मेरा मानना है। बड़े शहरों में तो है ना, सरकारी वाले तो कभी भी लाइट काट देंगे, है ना। लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत है भारत में। अभी गर्मी आएगी आप देखिएगा, हालांकि अच्छी बात है भारत का सोलर पैनल लग गए हैं तो हमारी डिपेंडेंस कम हो गई है। फिर उसके बाद ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फीमा, इसका भी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा। यहां पे आप कह सकते हो कि ये रिफॉर्म है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब अब देखना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाता है, अभी तो खाली लिख दिया गया है। फिर उसके बाद मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क और टोटल रिफॉर्म, स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दिया गया है। ये जो बढ़ाया है ना एसटीटी, ये बहुत गलत है, 0.02% से 0.05%। ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज और ऑप्शंस पे ये 0.15% पे है। और देखिए ये गलत है, इसी के वजह से जो है ना वो मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। अब इसका मतलब यही हुआ कि अगर फ्यूचर और ऑप्शन पे एसटीटी बढ़ा है तो जो भी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करते हैं, मान लो सट्टाबाजी बंद की हुई है, तो उनको तो नुकसान होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे आप ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार चाह भी रही है कि आप इनको छोड़ो और जो भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे बॉन्ड आप उस पर आओ। ये एक तरीके के सरकार की चाहत है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। फिर आ जाओ भाई, देखो फार्मर्स इनकम की बात करते हैं तो इसका भी मैं आपको समरी बता देता हूं। तो सबसे पहले तो फिशरीज वैल्यू चेन जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, ठीक है। तो ये भी डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन पे बात की जा रही है। जैसे हमारे क्या होता है कि वीट और राइस उगाओ, एमएसपी उस पर मिलता है, तो पूरा भारत जो है ना गेहूं और ससुरा चावल उगाने में लगा हुआ है। अब इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो क्योंकि काप्स होते हैं, तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है। तो अब यहाँ पे कोकोनट, अब वो देखिए ऑपोजिशन कह रहा है कि ये तो इलेक्शन आ रहे हैं तो आपने कोकोनट के लिए बोल दिया, काजू के लिए बोल दिया, आलमंड के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका इन सब में लीड करता है, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये दिखाया गया है कि भाई भैया हम भी बना सकते हैं और अब हम इस पर फोकस करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की इसमें बात की गई है। तो जो प्रोग्राम है हॉर्टिकल्चर के लिए, इसमें जो ओल्ड और लो यील्डिंग ऑर्चर्ड्स हैं, यानी कि जो बहुत ही पुराने, आप देखते हो ना कि कभी कभी आप रास्ते से जाते हो, भेलपुरी खाते हो, तो आप साइड में देखते हो कि अरे ये गार्डन बड़ा अच्छा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये जितने भी लो यील्डिंग, यानी कि गार्डन बहुत बड़ा है बट फल नहीं आ रहे हैं, तो उसको वापस ऐसा बनाया जाएगा ताकि वो फल दे, ठीक है। हाई डेंसिटी वॉलनट्स, आलमंड्स और पाइन नट्स, इसमें अभी भारत आत्मनिर्भरता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर आत्मनिर्भरता आ गई तो हम दूसरे देशों पे काफ़ी हद तक कम डिपेंडेंट रहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इसमें एनिमल हस्बेंड्री में बनाई जाएगी ताकि जॉब क्रिएशन हो। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, इसमें कोकोनट प्रमोशन स्कीम है, कैशू कोकोआ स्कीम है। भाई कोकोआ बहुत बढ़िया होता है, चॉकलेट डार्क ही होती है, उसमें कोकोआ होता है, कड़वी होती है। जो बाकी आप देखते हो ना डेयरी मिल्क, इसमें भाई शुगर होती है। मेन जो चॉकलेट होती है ना वो कड़वी होती है और बहुत फ़ायदा करती है, ठीक है। तो इंडियन कैशू और कोकोआ प्रोग्राम है। फिर उसके बाद अगेन ये चलिए अच्छा ये हम बता चुके हैं, फिशरीज के लिए 500 रिजर्वेशन और अमृत रिजर्वायर्स और अमृत सरोवर्स बनाए जाएंगे ताकि फिशरी बढ़िया हो सके। सैंडलवुड के लिए, भाई चंदन के लिए है ना, है मैं झुकेगा नहीं तो चंदन के लिए। फिर भारत विस्तार है, एक एग्री स्टैक पोर्टल बनाया जाएगा और ICAR ये AI सिस्टम्स तैयार करेगी, यानी कि एक तरीके से किसानों को AI टूल्स दिए जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम ChatGPT रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो किसान भी जो है भाई कब वेदर कैसा होगा, कौन सा क्रॉप कब उगाएं, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, वो AI की हेल्प से जो है वो जान जाएंगे। तो ये चीज़ है। बाकी इसका AI बेस्ड एग्री स्टैक हो गया। वुमेन लेड, हाँ वुमेन लेड और वुमेन लेड मतलब बेसिकली यहाँ पे औरतों पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और स्टार्टअप्स इनिशिएटिव की, अगर औरतें स्टार्टअप करें तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाओ। ग्रोथ की बात है भैया, सेकंड ग्रोथ कहाँ से आएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रोथ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 5 लाख पॉपुलेशन टायर 2 टायर 3 की है, तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहो। कैपेक्स जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा पहुंच गया है, जहां पे 2015 में खाली 2 लाख करोड़ था, आज 12 लाख 2,000 करोड़ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, जो एसेट है, जैसे आप घर लेते हो उस पर पैसा डालते हो, वो आपका कैपिटल कहाँ लगा है, एसेट। तो बेसिकली सरकार, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, तो ये सब क्या है, ये सरकार के एसेट है। मशीन्स हो गई बड़ी बड़ी, ये सरकार के एसेट है। तो ये टियर 2 टियर 3 सिटी में ये बढ़ाते रहो, तो पब्लिक कैपेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। बाकी कुछ और इनिशिएटिव जो हैं वो लिए गए हैं इनके फॉर्म में, ठीक है, बढ़िया है। फिर उसके बाद रिस्क गारंटी फंड जो है वो यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। अब इससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो रिस्की काम है। अब जैसे वेनेजुएला का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो वेनेजुएला में क्या है कि तेल निकालना है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई तेल निकाले की कंपनी नहीं जा रही क्योंकि उसका पैसा डूब जाएगा। तो अगर सरकार जो है वो इस तरीके का कुछ सेटअप कर दे तो सरकार पैसा दे देगी अगर तुम्हारा पैसा डूबा भी तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जो लोन ले रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अगर तुम्हारा कुछ गया तो चिंता मत करो, गारंटी है हमारी कि हम भरपाई कर देंगे। यानी कि एक तरीके से आपका पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रीसाइक्लिंग ऑफ रियल इस्टेट एसेट्स, क्या बात है, ठीक है। जो रियल इस्टेट एसेट्स हैं, कुछ बिल्डिंग पुरानी है या जो भी है, अब उसको रिसाइकल करके मस्त बनाओ। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर अभी तक बन गए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं बने हैं। तो आप रेलवे लाइन अब 2 देखते हो ना, हो सकता है आपको 3 दिख जाए, एक पे मालगाड़ी दौड़े। तो दकुनी ये भी ईस्ट में और सूरत वेस्ट में, ये इस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे, शानदार, बहुत अच्छा है ये। मिनरल रिच एरियाज के लिए, इंडस्ट्रियल सेंटर और पोर्ट्स के लिए। शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा, शिप को रिपेयर करने के लिए। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम होगी ताकि कोस्टल शिपिंग 6% से 12% तक 2047 में। अभी देखिए क्या है ना कि ज़्यादातर हमारा जो सामान है वो या तो ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से सबसे ज़्यादा जाता है, मालगाड़ियों से, या फिर रोड से जा रहा है। तो अगर भाई अच्छी बात है कि कार्गो जो है, क्योंकि देखिए अगर आप ग्लोबली देखो तो पूरा कारोबार 90% जो है वो शिप से होता है, इससे कॉस्ट कम होती है, तो वो अच्छा है। फिर उसके बाद सी प्लेन VGF स्कीम, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को घर में ही जो है उसको बढ़ाया जा सके। 2 लाख करोड़ जो है वो राज्य को सपोर्ट दिया है अंडर SASCI स्कीम के तहत। पूर्वोदया यानी कि इंटीग्रेटेड ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को हम डेवलप करें। ईस्ट में कुछ ज़्यादा ही फोकस दिया जा रहा है, इलेक्शन भी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी है ना कि वहाँ से रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं।
क्योंकि ईस्ट वाला जो हमारा रीजन है वो रिसोर्स रिच रीजन है, ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, ये नदियां भी मिलेंगी। उसके बाद फिर ये एनर्जी पे काफ़ी बढ़िया काम किया है भैया। एनर्जी पे भी अगर हम बात करते हैं ना तो उस पर भी है, तो इसमें 20,000 करोड़ CCUS स्कीम के तहत डाले गए हैं। फिर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन है, यानी कि बैटरी, सोलर ग्लास और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आपके सस्ते होंगे, ठीक है, ये एग्जेम्पशन है। फिर क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग को सपोर्ट है, और जो बायोगैस, जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगर वो बायोगैस के थ्रू है तो उसमें भी वो भी सस्ता होगा। तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे जो है वो काम किया है, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सस्ती हैं। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा, अच्छा ये भी देख लो, सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात करें तो यहां पे इकोनॉमिक पावर, यानी कि जो शहर हैं, ऐसे शहर जहां पे गजब पोटेंशियल है इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की, उनको डेवलप करो। Tier 2 Tier 3 सिटी पे और टेम्पल टाउन्स पे बहुत बढ़िया फोकस है, टेम्पल टाउन्स पे फोकस होना चाहिए भाई, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहां से खूब पैसा भी आता है, और ज़्यादातर टेम्पल टाउन्स नदी के किनारे हैं, तो आपका इनलैंड वाला भी काम चलेगा। Tier 2 Tier 3 सिटीज़ अगर आप इस पे, तो भाई ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ये डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत तो है ही है, जितना करोगे उतना आपको। तो 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। तो अब देख लीजिए कि मुंबई पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। तो बेसिकली अब हाई स्पीड कॉरिडोर क्या होते हैं भाई? वंदे भारत 200 की स्पीड से चल सकती है, चलती 120 की है। हमारी एक्सप्रेस ट्रेन भी 160 की स्पीड तक या 140-50 की जाती है, बट 100 से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि ट्रेन उतर जाएगी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड करोगे तो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स में सच प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस पर भी है। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो फटाक से ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एल्डरली और डिसेबल्ड के लिए एक केयर सिस्टम बनाया गया है। फिर उसके बाद ये सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये वो आउटलेट्स हैं, देखिए इस सेल्फ हेल्प, यहां पे एक और सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है कि जिसमें इंटरप्रेन्योर्स आपको बनाया जाएगा। अब ये कैसे बनाया जाएगा? बहुत सारे सेंटर्स होंगे जिससे आप सीधा सीधा जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, और ये स्पेशली औरतों के लिए है, दैट इज फॉर वुमेन। फिर उसके बाद दिव्यांगजन स्किल और एसर्टिव डिवाइस स्कीम है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन है, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए जो है निम्हांस है, या फिर नेशनल मेंटल इंस्टीट्यूट तेजपुर में, उसको जो है वो तेज किया जाएगा। फिर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाए जाएंगे। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, राइट, एक तरीके से जल्द जो है वो चीज़ों का निपटारा किया जाएगा। तो इसमें जो वैलिडिटी पीरियड है, ठीक है, सिर्फ 3 साल से 5 साल कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो कस्टम ड्यूटी है अब आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया है। इसके बाद ये जो ड्यूटी डिफरल पीरियड Tier 2 Tier 3 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के लिए ये भी 15 से 30 दिन तक कर दिया है, ठीक है। तो इससे जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर हैं, अगर मान लीजिए कि उनको डेफरल फैसिलिटी लेनी है तो इसी पीरियड के दौरान ले सकते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि कोई बाहर भेज रहा है तो उसका टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, अगला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसको भी मैंने लिखा हुआ है, तो मैं फटाक से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो इसमें आपके TDS रूल को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। फॉरेन ट्रैवल्स में आपका TCS बहुत कम कटेगा। एजुकेशन मेडिकल एक्सपेंसेस में आपका TCS बहुत कम है, टैक्स एक तरीके से कम हो गया है, तो आप फॉरेन घूम सकते हो, आप एजुकेशन ले सकते हो बाहर जाके। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम दिया है रिटर्न्स के लिए, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। ITR 1 ITR 2 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। माइनर टैक्स ऑफेंसेस के लिए कई बार छोटा टैक्स नोटिस आ गया, लोग घबरा जाते हैं, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि छोटे से टैक्स ऑफेंसेस के लिए ना हम आपको कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं। टैक्स छुपाया थोड़ा बहुत तो भी हम आपको सज़ा नहीं दे रहे हैं। डिजिटल कस्टमर कार्गो क्लियरेंस भी आपको तुरंत मिलेगा। तो ये सब इन सब चीज़ों में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये है, अब इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी हाँ, 17 कैंसर जो ड्रग्स हैं उनके लिए वो उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। एक डिजिटल विंडो कार्गो क्लियरेंस के लिए मैं एक बार काम करता हूँ, एक बार सारी चीज़ें आपको बता ही देता हूँ, वो भी दे ही दी गई है। कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम ये 2 साल के अंदर अंदर जो है वो एनरोल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो टूर प्रोग्राम पैकेजेस हैं उसमें भी TCS रेट जो है यानी कि टैक्स एक तरीके से कम किया गया है, ठीक है। सप्लाई मैन पावर सर्विस में या तो 1% होगा या 2% होगा, इसमें भी TDS कम किया गया, यानी कि एक तरीके से अगर आप देखो तो इसमें TDS और TCS कम किए गए हैं,
ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए। फिस्कल पोजीशंस पे आ जाते हैं। चलो भैया अब फटाफट ये देख लेते हैं। तो फिस्कल मैटर, सरकार ने जो कमीशन की रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट कर ली है। वर्टिकल शेयर ऑफ डेवोल्यूशन 41% होगा, ठीक है ना, यानी कि 1,40,000 करोड़ स्टेट्स को दिए जाएंगे। अब इसमें रूरल और अर्बन लोकल बॉडी और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स होंगे। बढ़िया है, यानी कि राज्यों को मस्त पैसा मिलने वाला है। फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो 50 +-1% 2030 तक होगा। डेट टू जीडीपी रेशियो ये 55.6% 2026-27 कंपेयर टू 56.1%, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर बात करते हैं ये डेफिसिट ट्रेंड्स की, तो अभी देखिए हम यहां पे खड़े हुए हैं। देखिए डेफिसिट, भाई डेफिसिट होता क्या है, ठीक है। डेफिसिट वही है कि आप कमा कम रहे हो, ठीक है, और खर्च ज़्यादा कर रहे हो, तो सरकार हमेशा डेफिसिट में ही रहती है। क्योंकि भारत की जो सरकार है ना, वो सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, बट सोशलिस्ट है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं एक ट्रेन देखता हूँ, मैं रामेश्वरम से जब मदुरई गया था तो खाली चल रही थी। अब उसमें सरकार का क्या फ़ायदा है, नुकसान ही है, लेकिन वो चला रहे लोगों के लिए, तो कई बार इसलिए भी होता है। तो फिस्कल डेफिसिट 4.3% जीडीपी का है, 2026-27 का ये टारगेट है। डेट टू जीडीपी रेशियो जैसा कि हमने बताया 50% का है। 41% टैक्स जो है वो स्टेट्स को जो भी डेवोल्यूशन होगा जो सेंटर देगी वो दैट इज रिटेन्ड, और 1,40,000 करोड़ फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। ओके, बाकी आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से रुपए आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स 18% आता है, बोरोइंग लायबिलिटी से 24% आता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%, जीएसटी से 15%, इनकम टैक्स से 21%, कस्टम से 4%, और कस्टम तो काफ़ी मतलब हटाया गया है। अब इनकम टैक्स 21% है, कॉर्पोरेट से 18% है। ना ही कॉर्पोरेट को जो है वो रिलीफ मिला है, वो तो कब से नहीं मिल रहा है, और ना ही इनकम टैक्स वालों को रिलीफ मिला है इस बार, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बाकी ये देख लीजिए कि बोरोइंग एंड लायबिलिटी से, इससे भी पैसा आता है, ठीक है। तो ये तीन आपके कॉर्पोरेट इनकम तो सबसे बड़े हैं ही, फिर बोरोइंग एंड लायबिलिटीज भी बहुत बड़ा है। कहाँ का रुपया जाता है भाई, स्टेट्स को सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है 22%। बाकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 8%, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा 20% जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। और देखिए जो टैक्सेस को पैसा जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, 42% अगर आप मिला दो। सेंट्रली सेक्टर स्कीम 17%, पेंशन्स में 2%, बाकी एक्सपेंडिचर 7%, मेजर सब्सिडीज में 6%, डिफेंस में 11%। इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। फाइनेंस में 7%, ठीक है ना, ये चीज़ है। बाकी रिसीट देख लीजिए, ये कैपिटल रिसीट आपके सामने है, 18 लाख करोड़ की कैपिटल रिसीट। क्या बात है भाई, यहां पे आके रुका है। तो कैपिटल इतना सरकार ने खर्च किया। वही वाला एग्जांपल समझिए कि आप घर में उस जगह पैसा डाल रहे हो 50,000 रुपए, जहां से आपको रिटर्न आएगा। तो देख ले सकते हैं कि 18 लाख करोड़ डाला, देख रहा है विनोद। और रेवेन्यू रिसीट में जहां से आपको रिटर्न नहीं आएगा 35 लाख। तो रेवेन्यू रिसीट वैसे भी ज्यादा ही होते, घर वाले ज्यादा मांगते हैं, दे देना प्लीज। बाकी एक्सपेंडिचर में आप देख लीजिए, अगेन यहाँ पे 17 लाख करोड़ पे हम खड़े हुए हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अच्छा खासा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रिसीट है जो सरकार को पैसा आया है, और जहाँ पे सरकार ने पैसा खर्च किया है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सब कुछ है। बाकी ट्रेंड देख सकते हैं, नेट रिसीट कितनी है, तो अभी 28 लाख करोड़ पे हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पे टोटल ट्रांसफर 26 लाख करोड़ हमने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को जो है वो ट्रांसफर किया है। कहां कहां सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो ये भी आप देख लीजिए। देख लो बेटा, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा डाला है हमने, सबसे ज्यादा पैसा, ठीक है, लगभग 6 लाख करोड़, इतना पैसा हमने ट्रांसपोर्ट्स पे डाला है। डिफेंस में उसके बाद 6 लाख, अगेन इसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम डिफेंस पे कम खर्च करते हैं। बाकी रूरल डेवलपमेंट आ गया, होम अफेयर्स आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, एजुकेशन आ गया, एनर्जी आ गया, हेल्थ आ गया, अर्बन। सबसे कम ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। बताइए, डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपके लिए। पर चलो कोई बात नहीं, जो भी है 6,500 करोड़। तो ये पूरा बजट था, और बाकी मैं छोटे छोटे लेक्चर्स जो है वो बनाता रहूंगा, आपके सामने लाता रहूंगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी हमारी क्लास जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की, वो शाम 6 बजे नहीं 8 बजे शुरू होगी। तो अगर आप आज तक लेते तो आपको फ्री बुक भी मिलेगी। थैंक यू सो मच।